अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था 9/11 अटैक के बारे में और उस पर परवेज मुशर्रफ का क्या बयानिया आता है, उस पे भी हमने बात की थी। तो अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो मेन चैनल पे जाके आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, तभी आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आएगी। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि आ, मुल्ला उमर ने सीआईए की नहीं मानी थी, तो सीआईए वालों ने पाकिस्तान को साथ मिलाकर अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था और वहां पे जंग शुरू हो गई थी। तो अब इसी जंग के अंदर कुछ अफगानीज जो हैं वो अफगानिस्तान से भागकर पाक अफगान बॉर्डर पर आ जाते हैं, जो अभी फाटा और वजीरिस्तान वगैरह के इलाके हैं। अब ये लोग यहाँ पे आकर पनाह लेने लगते हैं और वजह सिर्फ एक थी कि इस इलाके पर पाकिस्तान अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री को डिप्लॉय कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इनको यहाँ पे इस्टेब्लिश होने का एक ग्राउंड मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इस पूरे इलाके पर फैल जाते हैं और 2002 आने तक ये इस पूरे इलाके पे काबिज हो जाते हैं और कई ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स बनाते हैं। ज़ाहिर है मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होता है और वो होता है कि पाकिस्तान पर किसी तरह से हमला किया जाए। पाकिस्तान चूँकि अमेरिका के साथ था, तो इसी वजह से परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, एक रात वो गाड़ी लेके जा रहे होते हैं और एक पुल से वो गुज़रते हैं और जब वो इस पुल से गुज़र जाते हैं तो उसके कुछ ही मिनट्स बाद इस पुल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। बाल-बाल इस हमले से परवेज़ मुशर्रफ बच निकलते हैं। बट अगेन 25 दिसंबर 2003 को अगेन उन पे एक और हमला होता है। इसमें भी इस इनकी कार को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की जाती है और इसमें भी ये बचने में सक्सेसफुल रहते हैं किसी तरह से। बट इसमें एक कैच है कि इसमें 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग मतलब ज़ख्मी हो जाते हैं। बाद में जब इसी केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है कि इसमें जो 5 लोग शामिल हैं, वो अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मदी के हैं। तो इन दोनों ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग इन 5 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। अब बहुत कुछ होने के बाद मुशर्रफ आखिरकार ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि किसी तरह इनसे कुछ बात करके इनको यहाँ से निकाला जा सके, ताकि ये जो इलाका है इस पे अमन किया जाए। बट मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि ये पूरे वज़ीरिस्तान के अंदर कई टेररिस्ट ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइडेड होते हैं और इनको यहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब मुशर्रफ की तरफ से इनको एक वार्निंग भी दी जाती है कि वो पाक आर्मी से ना भिड़ें, बट इस चीज़ का इन पर ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता और ये पे दर पे हमले करते रहते हैं। अब एक तरह से ये कह लें कि ये बेकाबू हो चुके होते हैं। मार्च 2004 इन लोगों को रोकने के लिए आर्मी एक पूरा ऑपरेशन सेट करती है और इस ऑपरेशन में फैसला यही होता है कि इन लोगों को किसी भी तरह से पाकिस्तान में घुसने से रोकना है एटलीस्ट। और एक तरफ होता है नेक मोहम्मद और उसके तालिबान। नेक मोहम्मद तालिबान का कमांडर होता है, जो कि गैर मुल्की तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर लाके ट्रेन करता है और दूसरी तरफ होती है पाक आर्मी। जंग शुरू होती है बट इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि इसमें पाक आर्मी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो एट द एंड चारा कोई नहीं होता है और अप्रैल 2004 में इनके साथ अमन मुआहदे की डील की जाती है। भाई इस नेक मोहम्मद को लिटरली फूल वगैरह पहनाए जाते हैं, सारी इनकी खिदमत वगैरह की जाती है और इनके साथ मायदा वगैरह होता है। जो भी इनके बंदे वगैरह पकड़े थे आर्मी ने, सबको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। इनकी इनके जो भी इलाके वगैरह उनका नुकसान हुआ था, उनका मुआवज़ा भी अदा किया जाता है और इसके बाद अमन मुआहदे की बात की जाती है। लें भाई, अमन मुआहदा किसी तरह से तय पा जाता है और इस अमन मुआहदे का नाम था शिकई अमन मुआहदा। बट अमन मुआहदा होने के जस्ट बाद
نیک محمد اپنی بات سے پوری طرح مکر جاتا ہے، اور نہ یہ لوگ طالبان کو واپس کرتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ حملہ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ الٹا یہ لوگ جو ان لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں جو لوگ ڈھیل کروانے میں شامل ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے امن معاہدہ کینسل۔ اب پاک آرمی ان کے خلاف پھر سے آپریشن شروع کرتی ہے، اور اس بار نیک محمد مارا جاتا ہے۔ اب ایک امن معاہدہ پوری طرح سے کینسل ہونے کے بعد پاک گورنمنٹ فیب 2005 کے اندر ساؤتھ وزیرستان کے علاقے سراروغا میں طالبان سے ایک دوسرا امن معاہدہ کرتی ہے، اور اس بار ان کا لیڈر ہوتا ہے بیت اللہ محسود۔ اور اس بار بیت اللہ محسود کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے کہ وہی غیر ملکی طالبان کو ٹریننگ دیتا ہے اور حملے بھی کرواتا ہے۔ سیم ہی امن معاہدہ ہوتا ہے، بٹ کسی طرح سے امن معاہدہ طے پا جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ امن معاہدہ بالکل سیم ہوتا ہے جس طرح سے نیک محمد کے ساتھ ہوا۔ سیم ہونے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اور پاکستان اس معاہدے کو ایک کامیاب امن معاہدہ سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، بٹ طالبان جو ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اب پیچھے ہٹ چکا ہے، وہ اور ان پر اور زیادہ ہیوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ حملہ کرتے ہیں، اور اس بار کئی زیادہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاک آرمی اس بار ساؤتھ ایریاز میں آپریشن کرتی ہے جس میں کئی سارے طالبان مارے جاتے ہیں، بٹ کیا آپ کو پتا ہے اس وقت ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی تھی۔ 2004 میں اسلام آباد کی لال مسجد سے ایک فتویٰ آتا ہے۔ اب فتوے میں کیا تھا کہ پاک آرمی کے جو بھی جوان اس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ شہید نہ لکھا جائے، انہیں قتل ہونے والے قرار دیا جائے، یعنی ہلاک ہونے والے، اور جو طالبان ہیں ان کو مطلب شہید قرار دیا جائے۔ اور ریزن کیا تھا؟ بٹ یہی ریزن تھا کہ طالبان کلمے کی بنیاد پر جہاد کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، بس وہ جہاد کر رہے ہیں تو اسی لیے انہیں شہید قرار دیا جائے۔ بٹ کیا یہ آپ خود ہی سوچو، کیا یہ ایک صحیح بات اور صحیح انصاف ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ ویل، تھوڑا صبر رکھو اینڈ wait for the next part. Bye.